नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सामान्यतः जैव ईंधन बायोफ्यूल के उत्पादन में किया जाता है? मकई, चुकंदर, गन्ना और गुड़। बताइए निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रयोग या उपयोग सामान्यतः जैव ईंधन बायोफ्यूल के उत्पादन में किया जाता है? तो देखिए बायोफ्यूल के उत्पादन में तो बायोफ्यूल क्या होता है? जो पौधों से प्राप्त होता है, जो जैव ईंधन से प्राप्त होता है वही तो होता है बायोफ्यूल। तो यहाँ पर मकई भी, चुकंदर भी, गन्ना और गुड़, इन सब के किण्वन द्वारा बायोफ्यूल का उत्पादन किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए पौधों या पशुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होने वाले ईंधन को क्या कहते हैं? बायोफ्यूल कहते हैं, जैव ईंधन कहा जाता है। जैव ईंधन को पौधे, कृषि, वाणिज्यिक, घरेलू और औद्योगिक कचरे से प्राप्त किया जा सकता है। और जैव ईंधन का जो उत्पादन है वो मक्का, गेहूँ, मक्का, चुकंदर, गन्ना, गुड़ से प्राप्त शर्करा के किण्वन द्वारा किया जा सकता है। तो इन सभी से बायोफ्यूल प्राप्त किया जा सकता है, मकई, चुकंदर, गन्ना और गुड़ से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बायो का क्या मतलब है यहाँ पर? बायो मतलब जैव, जैव ईंधन। जैव का मतलब है जिसमें जीवन है। तो जीवन किस किस में? पौधों में भी जीवन है, पशुओं में भी जीवन है, दोनों में है ना। तो जैव ईंधन को पौधों, कृषि, वाणिज्य, घरेलू और औद्योगिक कचरे, इन सब से प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिनगैस के स्रोत हैं? सिनगैस के स्रोत कौन कौन से हैं इनमें? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। बताइए सिनगैस। देखिए सिनगैस जो होती है वो बनी होती है कार्बन, एक तो मोनोऑक्साइड से और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड से, और इसके लिए चाहिए हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है तो नाइट्रोजन को हटा दो, एलिमिनेट कर दो। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4। तो देखिए सिनगैस और थैसिस गैस यानी सिंथेटिस गैस का एक संक्षिप्त रूप है। सिनगैस और थैसिस गैस दोनों मिलकर बनती है सिंथेसिस गैस का जो संक्षिप्त रूप है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिश्रण होता है। यह एक ऐसी गैस है जिसका उपयोग अन्य रसायनों को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे सिंथेटिस गैस के रूप में जाना जाता है। यह कार्बन युक्त ईंधन के गैसीकरण द्वारा निर्मित होती है। कार्बन युक्त ईंधन के गैसीकरण द्वारा निर्मित होती है। इसमें प्राकृतिक गैस ऊर्जा का घनत्व कितना? 50% है। इसे सीधे जलाया नहीं जा सकता, लेकिन इसका उपयोग ईंधन स्रोत के रूप में किया जा सकता है। यह सल्फ्यूरिक एसिड का एक प्राथमिक स्रोत है। यह स्नेहक या ईंधन के रूप में उपयोग हेतु सिंथेटिक पेट्रोलियम बनाने में एक मध्यवर्ती भूमिका निभाती है। तो सिंथेटिस गैस का क्या मतलब हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है सिंथेटिस गैस। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा से जैव ईंधन को तैयार करने में प्रयुक्त होते हैं? तो जैव ईंधन का मतलब क्या? जिसमें जीवन, पौधे और जंतु। तो जेट्रोफा से भी बन सकता है बायोफ्यूल जैव ईंधन, शैवाल से भी, कवक से भी, तीनों से बन सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जैव ईंधन एक ऐसा ईंधन होता है जिसकी ऊर्जा जैविक कार्बनिक निर्धारण मतलब बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जाती है। जैव ईंधन बनाने के लिए निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे अब गन्ने का यूज़ कर सकते हो, चुकंदर का कर सकते हो, मक्का का, सोयाबीन का, कवक का भी, और पशुओं की वसा का भी, और जेट्रोफा का, कैमिलिना का, शैवाल का, कसावा का, ताड़ का तेल, स्विच ग्रास, इन सब का यूज़ आप कर सकते हो बायोफ्यूल बनाने में। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन कास्ट एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो कास्ट एल्कोहल के रूप में जाना जाता है बायोडीजल नहीं, ब्यूटेनॉल नहीं, एथेनॉल नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथेनॉल को कास्ट ईंधन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए मेथेनॉल का उत्पादन निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हो। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनीकरण, मेथेनॉल अंतरिक्ष के उन क्षेत्रों में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जहां तारों का निर्माण होता है, और खगोल विज्ञान में ऐसे क्षेत्र के लिए
एक सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है उसको। और मेथेनॉल की वर्णक्रमीय उत्सर्जन रेखाओं के माध्यम से अंतरिक्ष में इसका पता चलता है, जो होती है ना स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन। और मेथेनॉल एथेनॉल का पारंपरिक विकृति कारक है। उत्पाद को विकृत एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। मेथेनॉल एथेनॉल का पारंपरिक विकृति कारक है, जिसके उत्पाद को विकृत एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। यानी कभी कभी पीसीएस में प्रश्न पूछ लेते हैं कि विकृत एल्कोहल कौन सा है, तो वो मेथेनॉल है, जो एथेनॉल का पारंपरिक विकृत रूप है। और मेथेनॉल का उपयोग विलायक तथा पाइपलाइनों में एंटी फ्रीजर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हीमोफीलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको पता ही होगा, हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, ये सब आनुवांशिक रोग हैं। तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक हीमोफिलिक होती हैं, ये गलत है। पुरुष अधिक हीमोफिलिक होता है, महिला कम होती है हीमोफिलिक। हीमोफीलिया आपको पता ही होगा, रुधिर का थक्का इसमें जमता नहीं है, छोटा सा कटवट लग जाने पर रक्त बहता रहता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बन पाती। और जिससे क्या होता है, रोग जब ब्लड बॉडी से निकलता रहेगा, बहता रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, थक्का नहीं जमेगा, तो क्या होगा, रुधिर सारा निकल जाएगा, तो मृत्यु हो जाएगी ना अंत में। हीमोफीलिया के कारण रक्त स्कंदन घटक जमने में विफल होता है, करेक्ट है ये, केवल दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, जिस मादा स्त्री के दोनों एक्स गुणसूत्रों में से एक विपरीत जीन हो, वह हीमोफीलिया की वाहक होती है। मादा की हीमोफीलिया से पीड़ित होने की संभावना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए माँ का हीमोफीलिया वाहक होना और पिता का हीमोफिलिक होना आवश्यक है। महिलाओं में हीमोफीलिया होने के लिए उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम को दोषपूर्ण होना चाहिए। तो हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति के खून में पर्याप्त जो क्लोटिंग है वो फैक्टर्स नहीं होते हैं, जैसे कि अभी बताया, और इस तरह रक्त के थक्का ना बन पाने के कारण अधिक रक्त स्राव हो जाता है, जिसमें अंत में रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन ऊपर पता चल गई होगी कि जो माँ का हीमोफिलिक वाहक और पिता का हीमोफिलिक होना आवश्यक है। और मादा जो होती है, महिला जो होती है, हीमोफीलिया से पीड़ित होने की संभावना उसकी बहुत दुर्लभ होती है, यानी पुरुषों की अधिक होती है, इसमें पहला गलत है। नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भू समीपक स्थिति में ज्वार भाटा उच्चतम होता है और सूर्य समीपक स्थिति में ज्वार भाटा निम्नतम होता है। तो भू समीपक स्थिति कौन सी होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम होता है, तो उस समय तो ज्वार भाटा अधिक होगा, उच्च होगा, करेक्ट है। ज्वार भाटा कैसे आते हैं, ज्वार भाटा देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा आते हैं। जब दोनों नज़दीक होते हैं तो जो ज्वार भाटा होता है वो उच्च होता है। तो सूर्य समीपक में भी उच्च होगा, ये गलत है, निम्न नहीं होगा। और भू समीपक में भी उच्च होगा। भू समीपक का मतलब है जब चंद्रमा पास होगा। तो चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण एक दिन में जल के एक बार या दो बार ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की प्रक्रिया को ही ज्वार भाटा कहते हैं। यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, क्योंकि सूर्य समीपक में भी उच्च होता है और भू समीपक में भी उच्च होता है, तो दूसरा गलत है यहाँ पर, तो केवल पहला सही है। तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण दिन में एक या दो बार समुद्री जल स्तर के आवधिक उत्थान, मतलब ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा, टाइड्स कहते हैं जिसको इंग्लिश में। और जब चंद्रमा का कक्ष पृथ्वी के निकटतम होता है तब इस स्थिति को भू समीपक मतलब पेरिजी कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार भाटा सामान्य से अधिक ऊंचे होते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रत्येक 3 जनवरी के आसपास जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, जिसको पेरीहेलियन या सूर्य समीपक स्थिति कहते हैं, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण इस समय भी जो ज्वार भाटा होते हैं वो अधिक होते हैं। और सबसे अधिक जो बड़ा ज्वार भाटा होगा, मतलब विशालकाय, वो तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी दोनों एक सीध में होते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी दोनों एक सीध में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति भूमध्य रेखा के निकट प्रायः पाए जाते हैं। देखिए गलत है। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति भूमध्य रेखा के निकट क्या करेगी, देखिए उत्तरी ध्रुवीय ज्योति है वो ये पाई जाती है उच्च उत्तरी ध्रुवों पर और दक्षिणी उच्च ध्रुवों पर, यहाँ नहीं पाई जाती है, गलत है पहला स्टेटमेंट। ये पृथ्वी और सूर्य के वायुमंडल से आवेशित कणों के टकराव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। हाँ ये करेक्ट है, केवल दूसरा सही है इसमें, पहला गलत है।
तो देखिए, ध्रुवीय ज्योति ऑरोरा जिसको बोलते हैं, एक प्रकाश दृश्य होता है जो सूर्य के वायुमंडल से आवेशित कणों के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसों के टकराव के कारण उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ये आमतौर पर उच्च उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर दिखाई देते हैं। उच्च उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर दिखाई देते हैं, जैसा कि ये बताया डायग्राम बनाकर। ये नहीं कि इक्वेटर पर दिखाई देते हैं, ये गलत है यहाँ पर। तो इनकी आवृत्ति मध्य अक्षांश में कम होती है। ये कभी कभार भूमध्य रेखा के पास दिखाई देते हैं, कभी कभार, वो भी देखिए। अधिकतर उच्च उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर मिलेंगे। 8वां प्रश्न है, लाल सूची या रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा भी नहीं। ये जारी की जाती है यूनेस्को के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जिसको बोला जाता है, सॉरी यूनेस्को निकल गया मुँह से, IUCN जिसको बोला जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा सूची जारी करता है। और इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे वुलनरेबल हो गया और इंडेंजर्ड हो गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, और सबसे एंड में जो चला जाता है, गायब हो जाता है, उसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं। और सबसे पहला नियर थ्रेट से शुरू होता है, ये कई बार बताया होगा, जैसे सुवेद, संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, विलुप्त, इस तरह से। तो ये विलुप्त होने के सापेक्ष खतरों को निर्धारित करने के लिए पौधों, कवक, फफूंद और जंतुओं पर टैक्सोनोमिक संरक्षण, स्थिति और वितरण संबंधी जानकारी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ध्यान दीजिए, याद रखना इसको, ग्लैड स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में दुनिया के नक्शे से गायब हुई आकुलियो झील, लेक आकुलियो कहाँ स्थित है? देखिए थंबनेल पे एक फ़ोटो देखी होगी आपने, लेक आकुलियो। लेक आकुलियो पर्यावरण प्रदूषण के कारण या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण, उसके भयावह प्रदूषण के कारण, परिवर्तन के कारण सूख गई है, पूरी गायब हो गई है और विश्व के नक्शे से ही हट गई है। तो हाल ही में दुनिया के नक्शे से गायब हुई आकुलियो झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स है, समाचारों की सुर्खियों में है और पूछा जा सकता है 2019-20 में होने वाले एग्ज़ाम में। यह है चिली की और यह है साउथ अमेरिका में। चिली की लेक है आकुलियो, साउथ अमेरिका में है। तो देखिए, कुछ समय पहले दक्षिण अमेरिका देश चिली की राजधानी सैंटियागो से कुछ दूर नीले पानी वाली आकुलियो नामक झील हुआ करती थी, लेकिन अब इस झील का कोई नामो निशान वहाँ पर नहीं है। जिस 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये झील फैली थी, वहाँ अब विशाल गड्ढे बन गए हैं। यहाँ की मिट्टी सूख गई है और यहाँ पर गायों और घोड़ों के कंकाल बिखरे हुए हैं। यहाँ का इलाका पिछले 10 वर्षों में सूखे का सामना कर रहा है। पर्यावरणविद इस घटना को जलवायु परिवर्तन के भयावह प्रभाव के तौर पर देख रहे हैं। कुछ इस तरह की दिखाई देती थी पहले आकुलियो झील। यह है देखिए साउथ अमेरिका और यह है साउथ अमेरिका का चिली। कुछ इस तरह से लेक आकुलियो पहले दिखाई देती थी जो चिली में है। अब ये पूरी सूख गई है, गायब हो गई है और मैप से हट गई है। वर्ल्ड के जो मैप है उस पर दिखाई नहीं देती और इसकी हालत इस समय ऐसी हो गई है, कुछ देखिए सूखे खड्डे की तरह दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इस तरह यहाँ पर गाय और घोड़े के कंकाल पड़े हैं क्योंकि पानी पूरा गायब हो चुका है यहाँ से। ये कुछ इस तरह के मंजर हैं वहाँ पर। लेक आकुलियो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। चिली में है ये। चलिए वापस आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक में भारत को इस साल 76वें पायदान पर रखा गया, जबकि पिछले साल ये 78वें पायदान पर था। तो दूसरा तो करेक्ट है और पहला गलत है। ये वर्ल्ड बैंक, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी नहीं किया जाता, गलत है ये किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी। तो पहला है इनकरेक्ट, दूसरा है करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। स्वीडन अपनी पिछले साल की रैंकिंग को बरकरार रखते हुए इस साल भी प्रथम स्थान पर ही है स्वीडन, जबकि हैती को सबसे आखिरी पायदान प्राप्त हुआ है। किसमें?
वैश्विक ऊर्जा संकरण सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच जिसको जारी करता है। इस सूचकांक में भारत को पिछले साल 78वां स्थान मिला था। इस सूचकांक में भारत को इस साल 76वां स्थान मिला। हाँ, पिछली बार 78वां स्थान मिलता, करेक्ट है। तो वैश्विक ऊर्जा संकरण सूचकांक के बारे में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली तो ये निकालता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और एक चीज़ और याद रखनी है, पहले पायदान पर स्वीडन है और अंतिम पायदान पर हैती है, और अब आया इंडिया। तो इंडिया का इस बार का तो याद रख ही लो, 76वां स्थान मिला है, और पिछली बार का 2 कम कर देना, 78वां स्थान मिला है। तो विभिन्न बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। रिहंद बांध परियोजना महानदी पर स्थित देश की सबसे छोटी बहुउद्देशीय परियोजना है। बताइए कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, और देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, करेक्ट है। भाखड़ा नागल सतलज नदी पर, करेक्ट है। रिहंद बांध महानदी पर नहीं है, गलत है। रिहंद बांध जो है ना, रिहंद नदी पर ही है। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर ही है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो कर दो एलिमिनेट, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। तो दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ये दामोदर नदी पर स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत तिलैया, कोणार, मेथान और पंचेत पहाड़ी पर बांध बनाए गए हैं। साथ ही बोकारो, दुर्गापुर, पतरातू और चंद्रपुर ताप विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी पर स्थित है। और बांध के पीछे गोविंद सागर झील है जो हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। स्टेट पीसीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है इसको कि भाखड़ा नागल परियोजना से कौन कौन से स्टेट लाभान्वित होते हैं। तो पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है। इसमें उत्तराखंड लगाकर गलत करवा देते हैं। रिहंद बांध परियोजना महानदी पर नहीं बल्कि सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है। इसके पीछे बनी झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाथपा झाकरी परियोजना के बारे में। नाथपा झाकरी परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह परियोजना सिंधु नदी पर स्थापित है। देखिए, दोनों जो ऑप्शन हैं यहाँ पर वो निरर्थक हैं, असत्य हैं, गलत हैं, क्योंकि नाथपा झाकरी परियोजना ये जम्मू कश्मीर में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में है, और सिंधु नदी पर नहीं है, सतलज नदी पर है। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हो गए। इसका आंसर हो गया कोई भी सही है नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2। तो नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत तिब्बत मार्ग, नेशनल हाईवे नंबर 22, और ये सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सतलज नदी पर। विश्व बैंक की मदद से तैयार इस परियोजना को सन 2005 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली का आवंटन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्यों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर खेत को पानी के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की क्षमता को बढ़ावा देंगे ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने का भी प्रयास करेंगे। हर बूंद अधिक फसल के आधार पर ही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीकों को अपनाना इस परियोजना के अंदर आता है। सभी के सभी कथन इस परियोजना से ही जुड़ा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, डी करेक्ट है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY को 2 जुलाई 2015 को मंजूरी दी गई। ये डेट याद रखिए। निम्नलिखित इसके उद्देश्य हैं। सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना, हर खेत को पानी के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में ही जल का इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ावा देना ताकि पानी का खर्चा कम किया जा सके, सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने के प्रयास करना, हर बूंद अधिक फसल के आधार पर ही सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीकी को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 4 है। भारत में चाय की खेती के लिए निम्नलिखित दशाएं की आवश्यकता होती है। कौन कौन से कारक इसके लिए अनुकूल होते हैं? चाय की खेती के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता है और तापमान होना चाहिए, उच्च, करेक्ट है। दोमट मिट्टी की आवश्यकता होगी, बिल्कुल सही है। जल को रोक कर रखने वाली भूमि,
बिल्कुल गलत है। देखिए, चाय की खेती आपको करनी है तो उत्तम जल निकासी की आवश्यकता होगी, ऐसी भूमि की आवश्यकता होगी, मिट्टी की आवश्यकता होगी जहां पर जल नहीं रुक सके। एब्सोल्यूट नॉनसेंस है इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है, तो कर दो एलिमिनेट, पूरा प्रश्न एक से निकल जाएगा आपका। तो भारत में चाय की खेती का जो क्षेत्र है मुख्यतः असम की ब्रह्मपुत्र घाटियों में विस्तृत है। चाय की खेती के लिए निम्नलिखित अनुकूल दशाएं हैं। तापमान चाहिए उच्च, वर्षा चाहिए अधिक, मिट्टी चाहिए दोमट, अच्छी जल निकासी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पानी रुक गया मिट्टी में। चाय के बागान लगाने का प्रारंभ असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 के दशक में, देखिए इतना पुराना। और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार प्रायः प्रमुख चाय उत्पादन जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गन्ना फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना एक उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय फसल है। करेक्ट है। गन्ने की फसल के लिए भारी मात्रा में नमी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है क्या? करेक्ट है। ये भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा इसका सी। तो गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उल्लेखनीय है कि भारत को गन्ने का मूल स्थान माना जाता है। गन्ना एक बारहमासी फसल है। गन्ने की खेती के लिए या फसल के लिए अच्छे जल निकासी वाली भूमि जैसे चाय के लिए, और भारी दोमट उर्वर मिट्टी चाय के लिए देखा जाए तो एक जैसे ही है ना सब कुछ। भारी मात्रा में नमी की आपूर्ति चाहिए। पाला रहित मौसम के साथ बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है गन्ने के लिए। नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में तमिलनाडु सबसे अधिक उत्पादन करता है कॉफ़ी का। गलत है, कर्नाटक करता है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक सा आंसर मिल गया, आंसर हो गया 2, केवल 2। तो रबर उत्पादन में केरला प्रथम है। करेक्ट है। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ वो रबर उत्पादन के लिए हैं। देखिए, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियाँ ये कॉफ़ी के लिए, गलत है, ये रबर के लिए थोड़ी हैं। तो केवल दूसरा सही है यहाँ पर। तो भारत में कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक अग्रणी है। यहाँ कुल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 70% कॉफ़ी उत्पादित किया जाता है। अन्य कॉफ़ी उत्पादक राज्यों में लगभग केरल 20%, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। यहाँ भारत में कुल रबर उत्पादन का 90% निकलता है। सब कुछ तो यहीं निकल गया। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु आएगा, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियाँ कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है, ना कि रबर उत्पादन के लिए। यहाँ की पालनी पहाड़ियाँ अन्नामलई सहित नीलगिरी अरेबिका नामक कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है पूरी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, नहरी सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब की तुलना में राजस्थान में नहरों से सिंचित कुल क्षेत्र अधिक है। पंजाब की तुलना में राजस्थान में नहरों से सिंचित कुल क्षेत्र अधिक है। करेक्ट है। मिजोरम सिंचाई के लिए पूर्णतः नहरों पर निर्भर है। ये भी सही है। जम्मू कश्मीर के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरी सिंचाई का योगदान 90% से भी अधिक है। ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। सारे के सारे कथन सही हैं। राजस्थान में पंजाब की अपेक्षा नहरों से जो सिंचित क्षेत्र है वो अधिक है। राजस्थान में प्रमुख नहरों में इंदिरा गांधी कैनाल हो गई नहर, बीकानेर नहर, चंबल नहर से की जाती है सिंचाई। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य मिजोरम पूर्णतः नहरों पर निर्भर है। नहरी सिंचाई जम्मू कश्मीर में 90.7%, असम में 63.3%, त्रिपुरा में 60% आदि राज्यों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जम्मू कश्मीर, असम और त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी सब्जियां आदि जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। करेक्ट है बिल्कुल। ओस, अमन और बोरो चावल की फसलें हैं। ओस, अमन और बोरा इंपॉर्टेंट है। और ज्वार रबी और खरीफ दोनों की फसल है। ज्वार ये भी करेक्ट है। बाजरा वर्षा पोषित एक रबी की फसल है। बाजरा रबी की थोड़ी है। बाजरा हो गया, मूंगफली हो गई, धान हो गए, गन्ना हो गया, ये तो खरीफ की फसलें। गलत है पहला स्टेटमेंट। तो देखिए, बाजरा वर्षा पोषित खरीफ की फसल है, ना कि रबी की फसल। बाकी सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उद्यान कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत काजू का सबसे बड़ा निर्यातक है। तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादक है। दोनों के दोनों कथन सही हैं बिल्कुल, नो डाउट है इनमें। तो भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक एवं प्रसंस्करण करने वाला देश है। भारत में काजू उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु आदि। नीलगिरी का नारियल उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। इसके बाद आता है केरल का नंबर और तीसरे पर आता है कर्नाटक का नंबर।
अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? ये है परियोजना, ये है नदी। पोचमपाद परियोजना कावेरी नदी पर नहीं है, ये गोदावरी नदी पर है पोचमपाद परियोजना। तो गलत है, पहला गलत है, तो कर दो एलिमिनेट। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। भीमा परियोजना, भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा परियोजना पावना नदी पर करेक्ट है, और रंजीत सागर रावी नदी पर करेक्ट है। तो पहला और दूसरा दूसरा और तीसरा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। तो पोचमपाद परियोजना कर्नाटक में गोदावरी नदी पर स्थित है। भीमा परियोजना पावना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है, और रंजीत सागर बांध जो है वो रावी नदी पर बना पंजाब में। तीनों को रट लो। तो पोचमपाद परियोजना कहाँ पर? कर्नाटक में गोदावरी नदी पर। भीमा परियोजना महाराष्ट्र में पावना नदी पर। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर पंजाब में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ध्रुवों पर हमेशा मौजूद होता है तथा गर्मियों में कमज़ोर पड़ता है, जबकि सर्दियों में प्रबल हो जाता है। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। यह हवा के प्रति प्रवाह काउंटर क्लॉकवाइज को संदर्भित करता है, जो ठंडी हवा को ध्रुवों के पास रोकने में मदद करता है। यह पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है। क्या है ये? जेट स्ट्रीम, पोलर वोर्टेक्स, ध्रुवीय ज्योति या फिर एल नीनो। यह ध्रुवों पर हमेशा मौजूद होता है। तो देखिए एल नीनो ध्रुवों पर थोड़ी मौजूद होता है, और ठंडी हवा का क्षेत्र होता है एल नीनो। तो ये तो गलत है, देखिए एल नीनो तो होगा नहीं इसमें। अब जेट स्ट्रीम भी नहीं है ये। अब इसका आंसर या तो पोलर वोर्टेक्स है या फिर ध्रुवीय ज्योति है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलर वोर्टेक्स। क्या हो जाएगा? पोलर वोर्टेक्स, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यह पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है। यह ध्रुवों पर हमेशा मौजूद होता है तथा गर्मियों में कमज़ोर पड़ता है, जबकि एल नीनो तो गर्मियों में सक्रिय होता है। गर्मियों में कमज़ोर पड़ता है पोलर वोर्टेक्स, जबकि सर्दियों में प्रबल हो जाता है। शब्द वोर्टेक्स हवा का प्रति प्रवाह काउंटर क्लॉकवाइज को संदर्भित करता है, जो ठंडी हवा को ध्रुवों के पास रोकने में मदद करता है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान कई बार पोलर वोर्टेक्स में विस्तार हो जाता है, जो जेट स्ट्रीम के साथ दक्षिण की ओर ठंडी हवा को भेजता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी मदद करने के लिए किस राज्य ने एक विशेष पुलिस टीम स्त्री शक्ति लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च किया देखिए आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में महिलाओं की सुरक्षा और उनकी मदद करने के लिए एक विशेष पुलिस टीम लॉन्च की गई है, जो महिलाओं के मुद्दे सुलझाने में मदद करेगी। स्त्री शक्ति नामक इस टीम की जो सभी सदस्य होंगी वो महिलाएं हैं, और फिलहाल उसमें 35 सदस्य हैं, जिसमें एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल रहेंगी, और पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2000 में विश्व व्यापार संगठन ने इस दिवस को प्रति वर्ष मनाने की घोषणा की है। देखिए गलत है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने मनाने की घोषणा की 2000 में, विश्व व्यापार संगठन ने नहीं। गलत है। इस वर्ष की थीम क्या है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की? रीच फॉर गोल्ड, आईपी एंड स्पोर्ट्स है। तो करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो वर्ष 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की घोषणा की थी, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। इस वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम रीच फॉर गोल्ड, आईपी एंड स्पोर्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि से हटने का फैसला लिया है? देखिए एक ही आदमी हो सकता है इनमें से, मतलब एक ही देश हो सकता है इनमें से जो सब कुछ से हट रहा है, वो धीरे धीरे यूनेस्को से वो हट गया। इसका नाम है अमेरिका। तो अमेरिका ने हथियार कारोबार पर अंतर्राष्ट्रीय संधि से हटने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र शस्त्र या सशस्त्र व्यापार संधि पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2013 में हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत छोटे हथियार, युद्ध टैंक, युद्ध विमान और
युद्धपोतों जैसी पारंपरिक हथियारों के अरबों डॉलर का वैश्विक व्यापार किया जाता है। 65 से अधिक देशों ने वैश्विक हथियार कारोबार को नियमित करने के लिए इस संधि पर 3 जून 2013 को हस्ताक्षर किए थे। इस संधि का मुख्य उद्देश्य हथियारों को मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले तथा अपराधियों के हाथों पहुंचने से रोकना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तिवा जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाचारों की सुर्खियों में है तिवा जनजाति, तिवा ट्राइब। यह जनजाति पश्चिमी घाट की पहाड़ी और मैदानी इलाकों में निवास करती है। यह जनजाति अप्रैल के महीने में फसलों की कटाई के पश्चात खेचवा त्यौहार मनाती है। देखिए, तिवा जनजाति जो वो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट राज्य की जनजाति है, असम, मेघालय। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। अप्रैल के महीने में फसल की कटाई के दौरान खेचवा त्यौहार मनाती है, करेक्ट है, केवल दूसरा इसका सही हो जाएगा। तो देखिए, तिवा जनजाति लालुंग असम में और मेघालय राज्य की पहाड़ियों में और मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। इसे असम राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह जनजाति अप्रैल के महीनों में फसल की कटाई के पश्चात खेचवा त्यौहार मनाती है। खेचवा खेचवा खेचवा। पहाड़ी क्षेत्र में तिवा ग्रामीण झूम कृषि एवं बागवानी करते हैं, साथ ही सब्जियां भी उगाते हैं। इस जनजाति के लोग तिब्बती बर्मन भाषा बोलते हैं। 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। तिवा जनजाति असम में और मेघालय की पहाड़ियों में रहती है, अनुसूचित जनजाति का इसको दर्जा प्राप्त है और अप्रैल में फसल की कटाई के दौरान खेचवा त्यौहार मनाती है। और ये झूम कृषि करते हैं और बागवानी फसलों को उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पेशल एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट 301 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेशल 301 रिपोर्ट, यह अमेरिका की रिपोर्ट है और द्विवार्षिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के इस संस्करण में भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। देखिए, अमेरिका की तो है, ये करेक्ट है, लेकिन ये वार्षिक रिपोर्ट है, द्विवार्षिक नहीं, गलत है पहला स्टेटमेंट। इस रिपोर्ट के इस संस्करण में भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है, दूसरा करेक्ट है। तो हाल ही में अमेरिका ने अपनी वार्षिक स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की। देखिए, वार्षिक है ये। अमेरिका ने रिपोर्ट के इस संस्करण में कुल 36 देशों को निगरानी सूची में डाला है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के अनुसार भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएस की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। रख ले। डोनाल्ड ट्रंप एंटी क्लॉकवाइज जा रही है उसकी नीति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिशन दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्लॉट बस्टिंग दवा प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करना है। मिशन दिल्ली, देखिए दूसरा तो सही है इसमें, इसका उद्देश्य क्लॉट बस्टिंग दवा प्राप्त करने वाले जो उसमें समय लगता है उसको कम करना है। परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय क्या करेगा क्लॉट बस्टिंग में, गलत है ये, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिशन दिल्ली इमरजेंसी लाइफ हार्ट अटैक इनिशिएटिव, पहले भी करा चुका हूँ इसको, परियोजना शुरू की है। दिल्ली का मतलब है दिल्ली इमरजेंसी लाइफ हार्ट अटैक इनिशिएटिव परियोजना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शुरुआती चरण में इसके अंतर्गत केवल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य गंभीर प्रकार के दिल के दौरे से होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। इसका उद्देश्य क्लॉट बस्टिंग दवा प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मध्य प्रदेश राज्य का पारंपरिक लोक एवं नाट्य रूप है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, इतने दिनों से पढ़े हो यक्षगान कर्नाटक का, गलत है ये। इसकी विषय वस्तु मिथकीय कथाओं पुराणों, विशेष तौर पर रामायण एवं महाभारत पर आधारित है, करेक्ट है, केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर। तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य एवं नाट्य रूप है। इसकी विषय वस्तु मिथकीय कथाओं पुराणों, विशेष तौर पर रामायण एवं महाभारत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कलाम द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलाम द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, करेक्ट है। ये तमिलनाडु में नहीं है, ये उड़ीसा में है, केवल दूसरा सही है।
तो हाल ही में ओडिशा के कलाम द्वीप में लगभग 1 लाख से अधिक छोटे छोटे ओलिव रिडले कछुए अंडे से निकलकर बंगाल की खाड़ी में समुद्र में अपने ठिकानों की ओर रवाना हो गए। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष लाखों ओलिव रिडले कछुए, ओलिव रिडले टर्टल जो होते हैं, प्रशांत महासागर से गहीरमाथा मरीन सेंचुरी में अंडे देने पहुंचते हैं। वुल्नरेबल हैं, याद रखना। कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। ओडिशा सरकार ने वर्ष 2015 में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर कलाम द्वीप कर दिया। क्या कर दिया? कलाम द्वीप कर दिया। कब कर दिया? 2015 में कर दिया। किसने कर दिया? उड़ीसा सरकार ने कर दिया। ओलिव रिडली टर्टल वुल्नरेबल हैं, याद रखना, एंडेंजर्ड नहीं है। अंतिम प्रश्न है, लोक सेवा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, लोक सेवा दिवस जो है ना, वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, 23 अप्रैल को नहीं, गलत है पहला। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, 2006 में हुई थी, सॉरी। तो केवल दूसरा सही है इसमें। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 21 अप्रैल को जब लोक सेवा की पहली जो बैच बना था, उसके बारे में कुछ एक टिप्पणी की थी। जो टिप्पणी है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर उन्होंने संबोधित किया था। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और 21 अप्रैल मतलब 21 अप्रैल के दिन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय लोक सेवा आयोग के पहले बैच को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया था। सिविल सेवा में चुने जाने वाले सरकार की नीतियों को लागू करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि लोगों को विकास की पहलों का लाभ मिले। और भारत सरकार ने 2006 में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंजमिर की घाटी तुर्की के पश्चिमी भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित है और यूफ्रेटस तथा अल खबूर नदियों का संबंध ईरान से है और इज़राइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र से सीमा बनाता है। बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा। देखिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि सही नहीं है, सही है, क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। बताइए कौन सा करेक्ट है, उसमें कौन सा। पहले करेक्ट इसमें कर लीजिए, तो जो इनकरेक्ट होगा वो खुद ही पता चली जाना है। देखिए, इज़राइल जो है वो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र के साथ सीमा बनाता है, ये तो करेक्ट है। ये करेक्ट है तो ये तो हो नहीं सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता। अगर मैप देखा होगा थोड़ा बहुत आपने, पश्चिमी एशिया का मैप तो देखिए पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। पश्चिमी एशिया के कितने देश भूमध्य सागर तक फैले हैं या भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपस में कौन कौन एक दूसरे के साथ सीमा बनाता है, इंपॉर्टेंट है। अधिकतर यूपीएससी प्रश्न उठाता है उधर से, 2-3 साल में उठाया, 2-3 बार उठाया पिछले 5 सालों में। इंजमिर की घाटी तुर्की के पश्चिमी भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित है, तो ये भी करेक्ट है। और यूफ्रेटस तथा अल खबूर नदियों का संबंध ईरान से है, देखिए गलत है। दोनों के दोनों, जो पहला और तीसरा करेक्ट है और दूसरा यहाँ पर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 ही गलत है यहाँ पर। तो देखिए, यूफ्रेटस तथा अल खबूर तथा बाल्टिक सागर का संबंध किससे है? सीरिया से है और इनका उद्गम स्थल टॉरेस पर्वत है। इज़राइल जो है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र के साथ सीमा बनाता है और इंजमिर की घाटी तुर्की के पश्चिमी भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित है। यह किसके लिए? अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इज़राइल एक बार दिखा देते हैं मैप में। यह देखिए, इज़राइल दिख गया होगा यहाँ पर, ये जो येलो पार्ट है ना पूरा, ये इज़राइल है, इतना ये देखिए किस किस के साथ लगा है। देखिए इजिप्ट के साथ लगा, मिस्र के साथ लगा, जॉर्डन के साथ लगा, 2 हो गए। और ये देखिए सीरिया के साथ भी लगा है, 3 हो गए। और ये लेबनान के साथ भी लगा, 4 हो गए। तो जॉर्डन के साथ लगा है, इजिप्ट के साथ लगा है, सीरिया के साथ लगा है, लेबनान के साथ लगा है। इजिप्ट मिस्र को बोलते हैं, और जॉर्डन और सीरिया और लेबनान। अब एक चीज़ आप दिख रही होगी, ये देखिए मेडिटेरियन सी है इस तरफ। तो भूमध्य सागर के साथ कौन कौन से लगे हैं देखा जाए तो, कौन कौन से लगे हैं प्रश्न आ जाए तो देखिए, इजिप्ट भी लगा है, मिस्र भी लगा, इज़राइल तो लगा ही है पूरा, और ये जो लेबनान भी लगा, और ये देखिए सीरिया भी लगा। सीरिया कहाँ से लगा? ये जो ऊपर जाके जब ऊपर जाओगे ना ऊपर से, तो इधर लगा है ऊपर, मतलब इमेज में पूरा नहीं है। ये जॉर्डन नहीं लगा है, बहुत बार पिछली 2-3 बार प्रश्न पूछा है।
कि क्या जॉर्डन भूमध्य सागर तक फैला है या भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाता है, तो इसका आंसर है नहीं। पिछले 6 वर्षों में यूपीएससी ने 3 बार प्रश्न किया जॉर्डन को रखकर, सीधा सीधा पूछा, स्टेटमेंट बनाकर पूछा, केवल एक से केवल 2 से। तो यहाँ पर देखिए, जो इजराइल इजिप्ट के साथ लगा, जॉर्डन के साथ लगा, और सीरिया के साथ लगा, लेबनान के साथ लगा। अगर बात आती है कि भूमध्य सागर मेडिटेरियन की सी के साथ कौन कौन से सीमा बनाते हैं, तो सारे के सारे बनाते हैं। सारे का मतलब इजराइल भी बनाता है, इजिप्ट भी बनाता है, और ऊपर देखा जाए तो सीरिया भी बनाता है, लेबनान भी बनाता है, लेकिन नहीं बनाता है तो कौन? जॉर्डन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाओस, थाईलैंड तथा म्यांमार स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। अराकन योमा बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो देखिए, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं, करेक्ट है। अराकन योमा बांग्लादेश की प्रमुख श्रेणी नहीं है, गलत है, म्यांमार की श्रेणी है ये। तो म्यांमार की श्रेणी है, तो पूछा कौन सा है इसमें? सही नहीं है पूछा। तो आगे बढ़ते हैं। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, और सेकंड है इनकरेक्ट। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर की जगह केवल 2 सही नहीं है पूछा है ना। तो लाओस, थाईलैंड, म्यांमार अफीम की खेती के लिए प्रमुख है। इन्हें सम्मिलित रूप से स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। और अराकन योमा म्यांमार की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, यह हिमालय का भाग है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। इरावदी के अतिरिक्त सितांग तथा सालवीन यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये दिख रहा होगा आपको म्यांमार, ये इंडिया है ना, देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ ऐसा फैला हुआ है। ये बांग्लादेश है जो इसके नीचे है, ये पूरा म्यांमार है। यहाँ से देखिए इरावदी डॉल्फिन निकल रही है, अब इरावदी नदी निकल रही है और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। जो इरावदी डॉल्फिन है वो यहीं पर, इसी के नाम पर उनका नाम रखा गया है, इरावदी डॉल्फिन का। इरावदी नदी इसमें बहुत पाई जाती है वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है पर्वत, एक तरफ है पठार, दूसरी तरफ है उनकी विशेषताएं। तो पहला देखते हैं क्या है। पहला है चियापासा। देखिए ये जो यह है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये जो यह है ना, यह ये यहाँ होना चाहिए था। तो चियापासा जो है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, तो करेक्ट है। और बोलीविया एंडीज पर्वतमाला में फैला हुआ है, ये भी करेक्ट है। मैसेटा कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस इसके मध्य भाग में स्थित है मैसेटा, गलत है ये। फ्रांस की राजधानी पेरिस थोड़ी है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसके मध्य भाग में। किसके? स्पेन की राजधानी मैड्रिड जो है वो मैसेटा के मध्य भाग में। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस इसके मध्य भाग में नहीं है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसके मध्य भाग में। तो ये गलत है। पूछा कौन सा है इनमें से, कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला तो हो नहीं सकता इसमें, तो पहला दूसरा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए चियापासा नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। बोलीविया, यह बोलीविया स्थित एंडीज पर्वतमाला का भाग है। और मैसेटा स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार के मध्य भाग में, न कि फ्रांस की राजधानी पेरिस। क्वेश्चन नंबर 4 है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ है सूची 1 में पर्वत और दूसरी तरफ है इनकी स्थिति। चलिए सम्मिलित कर दीजिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? कमचटका कहाँ पर है? और सिएरा माद्रे ओरिएंटल कहाँ पर है? और एटलस कहाँ पर है? एटलस यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2014 में पूछा हुआ है। तो एटलस माउंटेन जो है वो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, तो डी का पहला हो जाएगा यहाँ पर। डी का पहला किस किस में? ये तो एक से कट गया, देखिए इसका आंसर मिल गया। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। कमचटका कहाँ पर है? पूर्वी रूस में। और सिएरा माद्रे ओरिएंटल कहाँ पर है? मैक्सिको में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगी, कमचटका पूर्वी यूरोप में मिलेगा, पूर्वी रूस में मिलेगा सॉरी, और सिएरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में मिलेगा, और एटलस माउंटेन आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्कॉटलैंड स्थित सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। इसे ग्रेनाइट सिटी, सिल्वर सिटी, एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप जैसे उपनामों से जाना जाता है। किसको? इनमें से किसी एक की बात हो रही है। डी तथा डॉन यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। तो उपरोक्त विशेषताएं स्कॉटलैंड के निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित हैं? तो ये एबरडीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? एबरडीन से।
तो देखिए उपयुक्त विशेषताएं स्कॉटलैंड के एबरडीन शहर से संबंधित है। स्कॉटलैंड स्थित सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। इसको ग्रेनाइट सिटी, सिल्वर सिटी, एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप जैसे उपनामों से जाना जाता है। किसको? एबरडीन को। एबरडीन शहर है किसका? स्कॉटलैंड का। डी तथा डॉन यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, डी तथा डॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध वेन्यू घाटी कहाँ पर है? तो वेन्यू घाटी है नाइजीरिया में। तो सोयाबीन उत्पादन पर जो प्रसिद्ध है वेन्यू घाटी कहाँ पर स्थित है? नाइजीरिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हैम्बर्ग शहर इल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। हैम्बर्ग शहर इल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है, करेक्ट है। मुमुर्सक बंदरगाह रूस में स्थित है, ये भी करेक्ट है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक, वो फ्रांस में स्थित है, ये भी करेक्ट है। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक भूमध्य सागर में स्थित है, ये गलत है। ये उत्तरी सागर में स्थित है, नॉर्थ सी में। गलत पूछा है ना, तो बी गलत है। तो देखिए आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट ब्लैक फ्रांस में स्थित है। मत्स्यन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है डॉगर बैंक, वहाँ का पर है, उत्तरी सागर में स्थित है। और मुमुर्सक बंदरगाह रूस के कोला प्रायद्वीप में स्थित, यह उत्तरी ध्रुव सागर का एकमात्र पत्तन है जो वर्ष भर हिमयुक्त रहता है। जर्मनी का हैम्बर्ग इल्ब नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं इसको। चलिए दिखा देते हैं कहाँ पर है, नॉर्थ सी। ये देखे दिख रहा होगा यहाँ पर नॉर्थ सी आपको। ये मैप के अगर ऊपर देखोगे पश्चिम की तरफ आपको मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ये देखिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, आयरलैंड हो गया। और ये स्टेट ऑफ डोवर यहाँ पर मिलेगा, इधर नॉर्वे से सटा है नॉर्थ सी से। और ऊपर देखिए नॉर्वेजियन सी है, ये इधर अटलांटिक ओशियन आ गया। तो मैप में इसी तरफ आपको मिलेगा नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, जहाँ पर है डॉगर बैंक। चलिए वापस आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्टारलिंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है स्टारलिंक? देखिए स्टारलिंक यह स्पेस की एक परियोजना है जिसके तहत परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष यानों के क्लस्टर के साथ ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाए जाने की योजना है। स्पेस की एक परियोजना है जिसके तहत परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष यानों के क्लस्टर के साथ ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाए जाने की एक योजना है। तो स्टारलिंक स्पेस एक्स की एक परियोजना है जिसके तहत परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष यानों के क्लस्टर के साथ ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाए जाने की योजना है। यह एक नए फ्लैट पैनल डिजाइन पर आधारित होगा जिसमें क्रिप्टन ईंधन, प्लाज्मा और थ्रस्टर्स और उच्च शक्ति एंटीना अंतरिक्ष में अन्य वस्तुओं से स्वतः दूर जाने की क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में समाचारों में रही कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलमकारी आंध्र प्रदेश में प्रचलित एक हस्तकला है, करेक्ट है। भारत में कलमकारी के 2 प्रमुख रूप विकसित हैं, ये भी करेक्ट है। इसमें रामायण हो गया, महाभारत जैसे महाकाव्यों के पौराणिक चित्रों को चित्रित किया गया, ये भी करेक्ट है। तो तीनों के तीनों कथन यहाँ पर करेक्ट हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेंटिंग देख लीजिए इसकी। तो कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश में प्रचलित एक हस्तकला है जिसमें रंगीन ब्लॉक या हाथ से सूती कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है। इंपॉर्टेंट है, हाथ से सूती कपड़ों पर चित्रकारी और रंगीन ब्लॉक। तो कलमकारी चित्रकला में आमतौर पर एक तेज नुकीले छेद वाली बांस की कलम का उपयोग करते हुए सूती कपड़ों को चित्रित किया जाता है। बांस की कलम जो होती है वो कपड़े पर रंग के प्रभाव को नियंत्रित करती है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के पौराणिक चित्रों को चित्रित करने के लिए कलमकारी चित्रकारी को एक जीवंत और अद्वितीय माध्यम माना जाता है। भारत में कलमकारी के 2 प्रमुख रूप विकसित हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है मछलीपत्तनम कलमकारी और दूसरी से श्रीकालहस्ती कलमकारी। इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर मुख्य परीक्षा में कलमकारी पे आ गया तो इतना लिख दोगे ना, ये 80 वर्ड होंगे कम से कम, 65 या 70 तो होंगे। तो इसी में आपको 15 में से कितने को नंबर दे देगा? 7 से 8 नंबर दे देगा। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सस्काबा पुरस्कार 2019 प्रदान किया जाता है? तो सस्काबा पुरस्कार दिया जाता है, सस्काबा से ऐसे रिलेट कर लो ना, आपदा आती है तो क्या सिसकती है ना, जैसे पहाड़ सिसक जाते हैं, खिसक जाते हैं, सिसक खिसक रिलेट करो।
तो क्या होता है, डिजास्टर आता है ना, उससे क्या होता है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए होता है। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने प्रमोद कुमार मिश्रा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सस्काबा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। क्या नाम है इसका? प्रमोद कुमार मिश्रा, इनका नाम याद कर लो। और संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति या संस्थान को दिया जाता है जो अपने समुदाय के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ ही इसका पक्षधर भी हो। वर्ष 2019 के लिए सस्काबा पुरस्कार की थीम थी बिल्डिंग इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट सोसाइटीज़। बिल्डिंग इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट सोसाइटीज़ है। मुगलकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से जड़ने की परंपरा ही पित्रादुरा कही गई। महलों तथा इमारतों में बहते पानी का प्रयोग सजावट के तौर पर किया गया। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। बताइए कौन कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से जड़ने की परंपरा पित्रादुरा कही गई, करेक्ट है। और महलों पर इमारतों में बहते हुए पानी का प्रयोग सजावट के तौर पर किया गया, ये भी करेक्ट है। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। महलों तथा इमारतों में बहते हुए पानी का प्रयोग सजावट के तौर पर किया गया। तो तीनों के तीनों कथन करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मुगलकालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात की सजावट क्या कहलाती थी? पित्रादुरा। एवं महलों तथा अन्य इमारतों में सजावट के लिए बहते पानी का प्रयोग करना था। और हुमायूं ने 1553 में दिल्ली में दीनपना विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर बसाया जो आज पुराने किले के नाम से विख्यात है। यह है पुराना किला। क्वेश्चन नंबर 2 है, हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इकहरे गुंबद वाला मकबरा है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार इसी मकबरे में हुआ। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। कौन सा कथन सही है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, ये देखा होगा, दिल्ली आना तो कभी देखना, हुमायूं टॉम्ब बहुत अच्छा है। तो ये इकहरे गुंबद वाला नहीं है, दोहरे गुंबद वाला। पहला ही गलत है, पहला गलत है तो कर दो एलिमिनेट। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर इसका निकल गया। दूसरा और तीसरा सही है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार इसी मकबरे में किया गया, करेक्ट। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, ये भी करेक्ट। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट है, पहला है इनकरेक्ट। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया, पहले तो इतना याद रखिए। यह दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है, पहला मकबरा दोहरे गुंबद वाला। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार इसी मकबरे में हुआ, किंतु बाग पद्धति पर बना भारत का पहला मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा, याद रखना। 4 बाग पद्धति का प्रयोग इसी में, बाग पद्धति सिकंदर लोदी का मकबरा। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। अलग से प्रश्न पीसीएस में बहुत पूछते हैं कि ताजमहल का पूर्वगामी किसका मकबरा? तो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब। देखिए पानी का प्रयोग सजावट के लिए किया जाता था, कितना अच्छा पिक ली गई है। ये पूरी इसका जो रिफ्लेक्शन है ये पानी पर पड़ रहा है, पानी भरा हुआ है यहाँ पर। दिल्ली आना तो कभी देखना जरूर इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगलकालीन चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं कालीन चित्रकार क्या आगे लिखा है? मीर सैयद तथा अब्दुस समद। और अकबरकालीन चित्रकार बिशनदास और मंसूर। जहांगीरकालीन चित्रकार, जहांगीर के काल के चित्रकार दशवंत तथा बसावन। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है पूछा। देखिए इस बार गलत पूछा मतलब। तो हुमायूं के समय के चित्रकार मीर सैयद और अब्दुस समद हैं, करेक्ट है पहला। तो अब ये जो दशवंत और बसावन है ना, ये जहांगीर के शासनकाल के थोड़ी हैं, तो अकबर के शासनकाल के हैं। और बिशनदास और मंसूर ये जहांगीर के शासनकाल के हैं। तो पहला तो यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन दूसरा इंटरचेंज करोगे तभी सही होगा। तो गलत पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, यानी दूसरा तीसरा सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। तो देखिए हुमायूं कालीन चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद जो करेक्ट है। अकबर कालीन चित्रकार दशवंत तथा बसावन। और जहांगीर कालीन चित्रकार है बिशनदास तथा उस्ताद मशहूर यह पक्षी चित्रकार था तथा इसकी उपाधि नादिर उल असर थी। तो अकबर के काल के दशवंत हो गया, बसावन हो गया, जहांगीर के काल के बिशनदास हो गया, उस्ताद मशहूर हो गया।
तो जहांगीर के काल के विशनदास मशहूर, उस्ताद मशहूर, अकबर के काल के दशवंत और बसावन, इसलिए दोनों गलत है। तो इसका आंसर था ये, गलत पूछा था ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीरों को राज्य की ओर से दिए जाने वाले ऋण को ददनी कहा जाता था। इस काल में सोरा मुख्यतः कोरोमंडल तट तथा बिहार से अन्य भागों में पहुंचाया जाता था। अमीरों को राज्य की ओर से दिया जाने वाला ऋण ददनी कहलाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। तो देखिए, इनमें से जो गलत हो जाएगा केवल पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि मुगल काल में अमीरों को राज्य की ओर से दिए जाने वाले ऋण को मुसादात कहा जाता था, जबकि ददनी क्या था? ददनी अग्रिम पेशगी थी, विशेषकर जुलाहों को दी जाती थी। और इस काल में सोरा मुख्यतः कोरोमंडल तट तथा बिहार में उत्पादित किया जाता था तथा यहाँ से अन्य भागों में इसकी आपूर्ति की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल काल के संदर्भ में ही निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शाहजहां ने सिंचाई सुविधा के लिए नहर ए फौज का निर्माण कराया। मुगल काल में गन्ना, कपास, नील के उत्पादन पर अधिक दर पर मालगुजारी नगद रूप से अदा करनी होती थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन करेक्ट है? शाहजहां ने सिंचाई सुविधा के लिए नहर ए फौज का निर्माण कराया। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। तो शाहजहां के शासनकाल में 1630 से 32 में दक्कन तथा गुजरात में अकाल पड़ा और शाहजहां ने अकाल से निपटने के लिए सिंचाई की सुविधा का नहर फौज के निर्माण के लिए करवाया। इसके अतिरिक्त शाहजहां ने दूसरी नहर ए साहिब की मरम्मत करवाई। मुगल काल में गन्ना हो गया, कपास हो गया, नील हो गई, रेशम आदि फसलों का उत्पादन भी होता था। इन्हें तिजारती नकदी फसलें कहा जाता था। इन फसलों पर अधिक दर मालगुजारी नगद रूप से अदा करनी होती थी। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। शाहजहां ने सिंचाई सुविधा के लिए नहर ए फौज का निर्माण कराया। याद रखिए, मुगल काल में गन्ना हो गया, कपास हो गई, नील के उत्पादन पर अधिक दर पर मालगुजारी नगद रूप से अदा करनी होती थी। दोनों के दोनों कथन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री जहाज़ों का निर्माण मुगल काल में बहुत उन्नत अवस्था में था। बिल्कुल गलत है, उन्नत अवस्था में नहीं था, बिल्कुल गलत है। अकबर ने समुद्री जहाज़ निर्माण के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। दूसरा करेक्ट है, पहला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो समुद्री जहाज़ का निर्माण मुगल काल में उन्नत अवस्था में नहीं था। अकबर ने जहाज़ निर्माण के लिए पृथक विभाग की स्थापना की तथा औरंगजेब ने एक नौसेना तैयार की। 7वां प्रश्न है, मुगल काल में तकाबी था। तकाबी क्या था? तकाबी एक प्रकार का ऋण था। तो खेती के विस्तार तथा बेहतरी के लिए मुगल बादशाहों ने किसानों को बढ़ावा दिया और इसके लिए तकाबी नामक एक ऋण वितरित किया। 8वां प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा प्रारंभ की थी। बिल्कुल करेक्ट है, अकबर ने की थी, लेकिन अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में नहीं की थी। ये अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में की थी। ये अंतिम वर्षों में की थी, तो गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो कर दो एलिमिनेट। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आंसर या तो ये है। जात शब्द से व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता था, करेक्ट है। सवार शब्द से घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था, ये भी करेक्ट है। सवार किस पर सवार? घुड़ पर सवार, घुड़सवार। दूसरा तीसरा करेक्ट है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में, देखिए ना कि प्रारंभिक वर्षों में, मनसबदारी व्यवस्था में जात तथा सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा प्रारंभ की। जात शब्द से व्यक्ति के वेतन एवं पद की स्थिति का बोध होता था, जबकि सवार शब्द से घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था। 9वां प्रश्न है, मुगलकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकदर परगने का वित्त अधिकारी होता था तथा किसानों से लगान वसूल करना उसका प्रमुख कार्य होता था। आमिल परगने का प्रमुख अधिकारी होता था तथा उसका मुख्य कार्य परगने की शांति व्यवस्था स्थापित करना होता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों निरर्थक है। क्यों निरर्थक हैं? क्योंकि इंटरचेंज कर दोगे तभी सही हो जाएंगे। जो सिकदर था ना, सिकदर, वो परगने का प्रमुख अधिकारी था और जो आमिल था वो परगने का वित्त अधिकारी था। तो आमिल परगने का वित्त अधिकारी होता था और सिकदर जो होता था वो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। तो कौन सा सही है? इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ना तो एक सही ना ही दो सही। सिकदर परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, जबकि आमिल परगने का वित्त अधिकारी होता था।
क्वेश्चन नंबर अंतिम है, मुगल काल में कारखानों के प्रशासन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस विभाग की थी? किस विभाग की थी मुगल काल में प्रशासन की जिम्मेदारी? दीवाने तन, दीवाने मुहतसिब, खाने सामा और दीवाने बयूतात। तो देखिए, मुगल काल में जो कारखाने के प्रशासन की जिम्मेदारी थी वो थी दीवाने बयूतात के पास। तो मुगल काल में कारखाने पर सरकारी अधिकारी निगरानी रखता था। इसके प्रशासन के लिए दीवाने बयूतात नामक एक विभाग स्थापित किया गया और इसका प्रमुख दीवाने बयूतात होता था। तो मुगल काल में कारखानों के प्रशासन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस विभाग के पास थी? तो दीवाने बयूतात के पास थी। बयूतात बयूतात बयूतात। सऊदी अरब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपनी स्थलीय सीमाओं को केवल यमन, ओमान, जॉर्डन के साथ साझा करता है। तो केवल, किंतु, परंतु वाले स्टेटमेंट हमेशा की तरह गलत हो जाते हैं 90%, तो यहाँ पर भी ये गलत है। तो सऊदी अरब जो है वो तो यूएई के साथ भी सीमा बनाता है, यमन के साथ भी बनाता है, ओमान के, जॉर्डन के, इसके अलावा बहरीन के साथ भी बनाता है, इराक के साथ भी बनाता है, कुवैत के साथ भी बनाता है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट यहाँ पर। अकाबा की खाड़ी और लाल सागर सऊदी अरब की सीमा पर स्थित जल निकाय है, करेक्ट है दूसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। तो देखिए, सऊदी अरब की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित देश हैं वो बहरीन भी है, इराक भी है, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब अमीरात, यूएई है। और अकाबा की खाड़ी और लाल सागर सऊदी अरब की सीमा पर स्थित जल निकाय हैं। ये देखिए है सऊदी अरब, और यमन भी इसके साथ बना रहा है, ओमान भी बना रहा है, यूएई भी बना रहा है, और इराक भी बना रहा है, ये जॉर्डन भी बना रहा है। और यहाँ पर देखिए ये कुवैत दिख रहा है, यहाँ पर छोटा इमेज है, इसमें नहीं दिखेगा। चलिए, तो कुवैत भी बनाता है और कतर भी बनाता है, याद रखिएगा, बहरीन भी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अट्टू पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? थंबनेल में दिख रहा होगा इमेज आपको। अट्टू पोंगल त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पर? तेलंगाना में नहीं मनाया जाता, आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, ये मनाया जाता है केरल में। तो ये है अट्टू पोंगल त्यौहार। अट्टू पोंगल त्यौहार केरल में मनाया जाता है। यह त्यौहार तिरुवनंतपुरम से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अट्टूकल भगवती मंदिर में मनाया जाता है। यह दुनिया में एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं जुटती हैं। तो इम्पोर्टेंट है, अट्टूकल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड ODB ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड है, तो मतलब इसका ये नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेगी, गलत है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड सही है तो ये हो सकता है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए एक एकल पहल ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड ODB की शुरुआत की है। ODB का लक्ष्य हर कक्षा में डिजिटल और इंटरैक्टिव बोर्ड स्थापित करना है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को 1987 के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की तर्ज पर ही लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में महत्वपूर्ण सुविधा की आपूर्ति करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु जल संधि या सिंधु जल समझौते पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी भारत को आवंटित किया गया था। सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी भारत को आवंटित किया गया था, गलत है, ये तो पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। पोंग डैम जो है वो सतलज नदी पर है। पोंग डैम सतलज नदी पर नहीं है, गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही है ना ही 2। जो पोंग डैम है वो है थीन नदी पर। किस पर है? थीन नदी पर है, सॉरी ब्यास नदी पर है पोंग डैम। जो पोंग डैम है वो है ब्यास नदी पर, और थीन डैम जो है वो रावी नदी पर। तो थीन डैम भी याद रखिए, भाखड़ा नगल सतलज नदी पर याद रखिए। तो देखिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। इसके तहत
तीन नदियों रावी, सतलज और ब्यास, मतलब जो पूर्वी नदियों हैं उनका पानी केवल भारत इस्तेमाल करेगा, जबकि जो पश्चिमी नदियाँ हैं, टोटल 6 नदियाँ थी, तीन तीन में बांट दिया, पूर्वी नदियाँ, पश्चिमी नदियों। पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। इस पानी का इस्तेमाल भारत केवल निर्दिष्ट घरेलू और गैर उपभोग और कृषि उपयोग के लिए कर सकता है, जैसा कि संधि में निहित है। पूर्वी नदियों के पानी के उपभोग पर भारत का एकाधिकार है। जो पूर्वी नदियां हैं, रावी है, सतलज है और ब्यास है। भारत ने इन पर निम्नलिखित बांधों का निर्माण किया है। सतलज नदी पर भारत ने बनाया भाखड़ा नगर डैम, ब्यास नदी पर बनाया पौंग डैम और रावी नदी पर बनाया थीन डैम या रणजीत सागर, याद रखिए इसको, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में है। यह उजाला योजना लागू कर रहा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इनमें से केवल दूसरा ही सही है, पहला गलत है, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो हैं, एनटीपीसी है और पीएफसी है, आरईसी है और पावर ग्रिड है, ये सारे मिलकर संयुक्त रूप से इसको शुरू कर रहे हैं। तो जो ये था ना यहाँ पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में, ये गलत है यहाँ पर। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का उद्देश्य कुशल और परिवर्तनकारी समाधानों हेतु बाजार तक पहुंच बनाना है, जो प्रत्येक हितधारक के लिए लाभदायक स्थिति पैदा करता है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने उजाला योजना के तहत 29 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए हैं और आत्मनिर्भर वाणिज्यिक मॉडल के माध्यम से भारत भर में 50 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटों को रेट्रोफिट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मांग जमा स्वीकार कर सकती हैं। यह आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के तहत पंजीकृत कंपनी है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस है दोनों के दोनों, ऐसा कुछ नहीं है। मांग जमा भी नहीं स्वीकार कर सकती और ना ही आरबीआई की धारा 7 के तहत पंजीकृत है। ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होती हैं, जो कि सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले ऋण हो गए, शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, डिवेंचर हो गए, प्रतिभूतियां हो गई या अन्य बिक्री योग्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से संबंधित हैं। और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, याद रखिएगा। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है 1956, ना कि आरबीआई अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बांग्लादेश की एक पहल है, करेक्ट है। इसकी थीम सतत विकास हेतु भाषाई विविधता और बहुभाषावाद मायने रखता है। इसकी थीम क्या है? सतत विकास हेतु भाषाई विविधता और बहुभाषावाद मायने रखता है। गलत है, ऐसा कोई थीम नहीं है इसकी, केवल दूसरा सही है यहाँ पर। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। इसे 1999 के यूनेस्को के सम्मेलन में अनुमोदित किया गया था और 2000 के बाद से दुनिया भर में मनाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2019 की थीम है विकास, शांति और सामंजस्य हेतु स्वदेशी भाषाएं मायने रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने की थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस का तो फेवरेट और पालतू प्रश्न है। तो गीत गोविंद भक्ति आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसे 12वीं शताब्दी में जयदेव ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसियान आप लोगों ने इतनी बार पढ़ा होगा, लेकिन जब भी कभी प्रश्न आता होगा ना आसियान से संबंधित, तो घूम जाते होगे उस समय कि क्या ये आसियान के लिए सही है, नहीं सही है, क्या इंडिया आसियान का पार्ट है। पता है कि नहीं है इंडिया आसियान का पार्ट, फिर भी घुसेड़ कर उसको कर ही देते हो गलत, बहुत बार देखा है। तो दक्षिण कोरिया आसियान के 10 सदस्यों में से एक है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया आसियान के 10 सदस्य देशों में से नहीं है, गलत है ये। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में, दूसरा करेक्ट है। तो देखिए, दक्षिण कोरिया आसियान का सदस्य नहीं है और ना ही भारत आसियान का सदस्य, हमेशा याद रखना। आसियान के 10 सदस्य देशों के नाम इस प्रकार हैं: थाईलैंड, वियतनाम,
कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस। तो ये 10 के 10 कंट्री हैं, 4 हो गई ये, 4 3 7 3 10। तो आसियान में 10 कंट्री हैं, भारत सदस्य नहीं है और दक्षिण कोरिया सदस्य नहीं है, हमेशा याद रखना। इसके राज्य सचिव प्रत्येक देश की राजधानी में रहते हैं और आसियान के महासचिव का पद प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सदस्य देश को वर्णानुक्रम के अनुसार प्रदान किया जाता है। और आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अंतिम प्रश्न है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, WESP रिपोर्ट जारी करता है। कौन करता है भाई? यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये करता है। संयुक्त राष्ट्र करता है, यूनाइटेड नेशन करता है। तो यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक एवं संभावनाएं 2019 के अनुसार 2019 के साथ साथ 2020 में भी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी तथा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रही।